So today we will be moving towards another subsection of this topic, which is the theory of natural selection. Now, some ideas of natural selection we have studied in O levels as well. इस जिसमें हम बात करते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, और वो जिराफ वाली एक एग्जांपल होती थी जो बहुत अक्सर कोट होती थी आप लोगों की बुक्स में। अच्छा, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हम थोड़ी और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर रहे होंगे और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर स्पीसी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं, um, I actually think giraffes were hardworking and what do you say, resilient animals. They're like, it's basically how giraffes developed a long neck. It was believed, or it is believed, that they initially had a very short neck and they used to eat grass. But over the time, जो grass थी वो short हो गई and they had to eat वो क्या कहती हैं tree के जो leaves होते हैं, and for that they had to stretch और stretch करते करते eventually उनकी जो वो थी क्या कहते हैं neck थी that elongated. So this is one classic example that you study in your O levels. अच्छा जी, जब हम बात करते हैं theory of natural selection की in with respect to a more क्या कहते हैं in-depth approach. So there are certain observations that we need to know about the species across the globe, जो कि एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया था क्या कहते हैं डार्विन एंड व्हीलर ने. Now one observation that they had was that all species have the potential to overproduce. That is कि बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करने का पोटेंशियल तमाम स्पीशीज के अंदर है. जरूरत जितनी है नई स्पीशीज आने की, नए ऑस्प्रिंग्स की, उससे ज्यादा ही प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तमाम स्पीशीज रखती हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का ग्राफ होना चाहिए फॉर एनी गिवन स्पीशी, वो एक एक्सपोनेंशियल या एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए. This is what we should expect. If a population can produce more than required or it can overproduce, तो हमारे पास तमाम species की जो populations हैं वो exponentially grow करनी चाहिए, या उनका क्या कहते हैं जो अगर exponentially नहीं grow करी तो at least उनका जो growth curve है वो increasing gradient का होना चाहिए. Stable नहीं होना चाहिए, constant नहीं होना चाहिए. However, when you see the population patterns, you realize कि हमारे पास the population, however, remains stable. So although तमाम species के पास ओवर प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है, और इस पहली स्टेटमेंट से ये हमें कंक्लूड करना चाहिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन कर्व है या पॉपुलेशन ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है. बट जब हम एक्चुअली पॉपुलेशन ग्राफ बनाते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो वो पॉपुलेशन ग्राफ स्टेबल रहता है. So, what is the reason why this population graph is staying stable even though the species have the potential to overproduce? It is because between the species, competition exists. And why is there a competition? The competition exists because of limited resources. हमारे पास ओवर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं अगर स्पीशीज बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, सो मेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. मेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वुड नॉट बी एबल टू रीच द रिप्रोडक्टिव एज. तो बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर आप ओवर प्रोड्यूस कर भी रहे हो तो आपकी जो ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल लाइकलीहुड है, वो बहुत क्या कहते हैं ज्यादा नहीं होता. और वो क्यों ज्यादा नहीं होता सर्वाइवल रेट?
क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास फूड है, जो हमारे पास शेल्टर है, जो हमारे पास मीटिंग पार्टनर्स हैं, वो लिमिटेड है। एंड फॉर दीज रिसोर्सेज देयर इज अ कंपटीशन। ठीक है। अच्छा जी, ये तो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके अलावा भी दो ऑब्जर्वेशंस थी। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थी कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट्स वेरिएशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीसी। नाउ व्हाट इज दिस मीन? ये हम लोग डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास कि हमारे पास एक ही स्पीशी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की ले लें एक मिसाल, तो हमारे पास विद इन अ सिंगल स्पीशी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एग्जिबिट वेरिएशंस। तो हमारे पास तमाम स्पीशीज में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, और हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि वेरिएशंस की दो बेसिस होती हैं। या तो जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन होती है या एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ वेरिएशन होती है। हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएशन हमें नजर आ रही होती है इन द फिनोटाइप। नाउ, अब इस वेरिएशन का क्या कोई असर है सर्वाइवल पर, या क्या हमारे पास ये वेरिएशंस पास डाउन हो रही होती हैं? सो वी नो दैट वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, दे आर हेरिटेबल फीचर्स। बिकॉज हमारे पास जो पेरेंट के जर्म सेल्स का जीनोटाइप है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, those alleles are passed down to the offsprings. So the variations can be inherited. अच्छा, वैसे और हमारे पास कौन सी वाली वेरिएशन है? हमारे पास कौन सा वाला जीन क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेड होता है? वो वाला जेनेटिक मटेरियल हेरिटेबल होता है जो कि हमारे पास जर्म सेल्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। खैर, तो हमारे पास ये पांच क्या कहते हैं की पॉइंट्स हैं, या ये पांच हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी जिनकी बेसिस पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहते हैं बनती है। So before we move towards the final two conclusions or the main two conclusions of natural selection, are these five key points or key observations clear? Any questions about any of them? Because if they would be clear, आपके पास जितने भी natural selections के according या variation के according questions आएंगे, you guys would be able to answer them very well. Last point नहीं समझ आया? Okay. हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन अगर एक पॉपुलेशन के अंदर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आई कलर की हम बात कर लेते हैं, अगर ब्लू कलर की आईज हैं, ब्राउन कलर की आईज हैं, ग्रीन कलर की आईज हैं, ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ आई कलर एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास अगर आई कलर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है, तो उसने अपने पेरेंट्स से लिया होगा। पेरेंट्स की जो एलील्स उसके पास आई होंगी, दोज एलील्स वो क्या कहते हैं आई होंगी ऑफस्प्रिंग पे, जिससे वो ऑफस्प्रिंग के पास फिनोटाइप आया। डू यू अग्री कि पेरेंट्स से जो वेरिएशंस हैं, पेरेंट्स से जो ट्रेट्स हैं, वो पास डाउन होता है? Emma, this equation is basically about क्या कहते हैं how environment is influencing variations. सेकेंड लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ही स्पीशी के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर जीन, फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा वेराइटी एग्जिस्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही जीन के क्या कहते हैं मल्टीपल एलील्स शायद एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो विद इन अ सिंगल स्पीशी, विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, वेरिएशंस डू एग्जिस्ट। कोई भी स्पीशी के तमाम ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखाई नहीं देते, दे आर डिफरेंट। सो सेकेंड लास्ट पॉइंट का मतलब यह है कि विद इन अ स्पीशी हमारे पास यूनिफॉर्म किस्म की स्पीशीज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमारे पास वेरिइंग फीचर्स होते हैं विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशी। इज दिस क्लियर टाइम? आई वाज सेइंग कि हमारे पास वेरिएशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशी का मतलब है कि हमारे पास एक सिंगल स्पीशी जो है उसमें क्या कहते हैं जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले, ह्यूमंस एक जैसे सारे नहीं दिखाई देते, दे आर डिफरेंट। सो वी हैव वेरिएशंस इन आवर क्या कहते हैं सेम स्पीशी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तमाम स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे दिखाई नहीं देते।
उनमें वेरिएशंस होती हैं, कलर की बेसिस पे वेरिएशन होगी, आई कलर की बेसिस पे वेरिएशन होगी, किसी और फीचर के बेसिस पे वेरिएशन होगी, बट हमारे पास एक पॉपुलेशन को अगर आप उठा लो, एक स्पीशी को उठा लो, तो आपको उसमें फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी दिखाई दे रही होगी। एंड वो जो वेरिएशंस हैं, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर बेसिकली हेरिटेबल। कैसे हेरिटेबल है? कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पेरेंट्स के पास एक पेरेंट है जिसके पास ब्लू कलर की एलील है, एक पेरेंट है जिसके पास ब्राउन कलर की एलील है, व्हेन दीज पेरेंट्स मीट टुगेदर, हमारे पास इनके पास जो एलील्स थी वही एलील्स पास डाउन होंगी टू द ऑफस्प्रिंग, और हमारे पास डिपेंडिंग कि कौन सी वाली डोमिनेंट एलील है वो मैनिफेस्ट करेगी इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सो द वेरिएशंस कैन बी इनहेरिटेड का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएशंस हैं विद इन अ पॉपुलेशन, दोज वेरिएशंस कैन बी पास डाउन टू द ऑफस्प्रिंग्स। सही है? क्लियर हो गया हमारा आपको ये वाला लास्ट वाला पॉइंट? परफेक्ट। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमें क्या बताती है? हाउ डज नेचर select organisms and what types of organisms do the nature prefer? हमारे पास सबसे पहले जो ये first 3 points है, that all species have the potential to overproduce, the population however remains stable because there is a competition that exists between for limited resources. तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स कलेक्टिवली हमें अगर समराइज करें तो ये हमें कॉन्सेप्ट देते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, दैट देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ना, अगर हमारे पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है तो उस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को ओवरकम करने वाले कौन से स्पीशीज होता है ना, उसका हमें आंसर मिलता है वेरिएशन वाली ऑब्जर्वेशन से। हमारे पास हम जब वेरिएशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ एडवांटेजियस एलील्स होते हैं, देयर आर सम एडवांटेजियस एलील्स एंड सम एलील्स आर डिसएडवांटेजियस। सो हमारे पास जब नेचर सेलेक्ट करता है, और अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेचर किस तरह से सेलेक्ट करता है, बट अगर हम क्या कहते हैं लेमैन टर्म्स में बात करें, तो हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। नेचर में हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास वो स्पीशीज जिनके पास एडवांटेजियस एलील्स है, ऐसी एलील्स हैं which give those species an upper edge over their other individuals in the species। उन एडवांटेजेस एलील से उनको क्या फायदा होगा? उन एडवांटेजेस एलील से दे विल बी बेटर सूटेड, दे विल बी बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if there is a student who is getting क्या कहते हैं very good support from his teachers, from his parents, जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी है एग्जाम की, so वो स्टूडेंट जो है उसके पास एक एडवांटेज है over the rest of the students sitting in the exam hall। And if there is a student who had some disadvantageous circumstances, for example, उसकी तबीयत खराब हो गई एग्जाम से पहले, या उसकी क्या कहते हैं टीचर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाए, so ये कुछ disadvantageous factors हैं which would put that person into a disadvantageous place। so जिसके पास एडवांटेजेस वाला एज है वो स्टूडेंट एक्सेल करने के ग्रेटर चांसेस रखते हैं और उसकी प्रॉब्ली ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, उसकी जो स्ट्रगल टू गेट मार्क्स है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको ओवरकम कर सकेगा क्योंकि उसके पास एडवांटेज है। सो एडवांटेज जिसके पास है वो एक्सेल कर लेगा, वो स्ट्रगल को ओवरकम कर लेगा, और जो डिसएडवांटेज पे है प्रोबेबली वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे। सो इस एग्जाम्पल से हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जिन इंडिविजुअल्स के पास एडवांटेजियस एलील्स है दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, दे विल सर्वाइव। और जो डिसएडवांटेजेस एलील्स वाले इंडिविजुअल्स हैं दे आर लेस लाइकली टू सर्वाइव। अगर दे आर लेस लाइकली टू सर्वाइव सो दे विल स्टार्ट डाइंग, दे वुड नॉट बी सर्वाइविंग, तो वो मर रहे होंगे। एंड इफ दे आर डाइंग, सो ऑब्वियसली उनके साथ जो डिसएडवांटेजेस एलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन अ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास लेट से ये जो सर्कल है वो पूरा पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, इस सर्कल में कितनी परसेंटेज है एक पर्टिकुलर एलील की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 75% एक पॉपुलेशन में एलील
ए है, और 25% एक पॉपुलेशन में एलील बी है। सो मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलील कौन सी है इस पॉपुलेशन में? एलील ए। लेस फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलील कौन सी है इस पॉपुलेशन में? एलील बी। अगर मैं इसी एलील को दिखा दूं, स्मॉल ए दे दूं, कि एक ही जीन की दो एलील्स हैं, दो कॉपीज हैं, जो कैपिटल ए वाली एलील है दैट इज मोस्ट मोर अकरिंग, मोर फ्रीक्वेंट इन अ पॉपुलेशन, और जो 25% वाली एलील है दैट इज लेस अकरिंग इन अ पॉपुलेशन। तो हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस एलील्स हैं, वो वाले इंडिविजुअल ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो अगर ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सो उनके पास प्रोबेबली दे वोंट बी रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज। वो रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने से पहले ही दे वुड डाई। एंड इफ दे आर डाइंग बिफोर रीचिंग द देयर रिप्रोडक्टिव एज, तो वो अपनी डिसएडवांटेजेस एलीज पास डाउन नहीं कर पाएंगे। और अगर वो अपनी डिसएडवांटेजेस एल्यूज पास डाउन नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट सर्वाइविंग अप अंटिल दे रीच द एज ऑफ रिप्रोडक्शन, those disadvantageous alleles would start to get decreased, or those disadvantageous alleles would start to क्या कहते हैं disappear from the population. एंड ओवर टाइम जो एडवांटेजेस एलीज वाले इंडिविजुअल्स हैं वो ही मेट कर पाएंगे, क्योंकि वही सरवाइव कर पा रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज तक। और अगर वही मेट कर पाएंगे और वही क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है उसमें हमें मेजॉरिटी एडवांटेजेस एलीज ही दिखाई दे रही होंगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा बहुत साल गुजरने के बाद कि हमारे पास देयर इज अ वेरी लार्ज चांस कि हमारे पास जो एलील फ्रीक्वेंसी है, वो एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो ओवर टाइम चेंज कर जाए। ओवर टाइम चेंज अगर एलियल फ्रीक्वेंसी कर जाए और पूरी पॉपुलेशन से डिसएडवांटेजेस एलियल्स चली जाए और खाली एडवांटेजेस एलियल्स ही एग्जिस्ट करें, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, तगय्युर, किसी चीज में तब्दीली आना। हमारे पास यहाँ तब्दीली किस तरह से आ रही है कि ओवर द इयर्स द डिसएडवांटेजेस एलियल्स आर गेटिंग लेस 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 लेस, इतना लेस हो गई कि अब पॉपुलेशन में नजर ही नहीं आ रही वो वाली एलियल्स। और कौन सी एलियल्स या कौन से इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं? खाली एडवांटेजेस एलियल्स वाले इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं। सो दिस इज एवोल्यूशन। एनी क्वेश्चंस? इसको लिखते कैसे हैं अभी हम वो भी बात करते हैं, बट ये वाली जो पूरी कहानी है ये समझ आ गई। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसलिए हम यहाँ पे कॉज नहीं हो रहा होगा बिकॉज देखो, हमारे पास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन ना, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लो, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या कहते हैं बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स आता है। एनिमल्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन से कहीं ज्यादा होती है। सो वो बिकॉज एनिमल्स कहीं ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं किनसे? ह्यूमन से कंपैरेटिवली। तो हमारे पास क्या कहते हैं उन बिलियंस में से क्या कहते हैं, लेट से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात कर रहे होंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली स्पीशीज को हम आपस में मेट कर रहे होते हैं, तो उससे होमोजाइगोसिटी बहुत बढ़ जाती है, एंड दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वी वुड डिस्कस दैट व्हेन वी आर डूइंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर नेचर जो है उन्हीं स्पीशीज को क्या कहते हैं फेवर कर रहा होता है जिनके पास ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है। देखो, नेचर जब भी सेलेक्ट करता है ना, वो स्पीशी का सोचता है। वो ये सोचता है कि कौन सी स्पीशी जो है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर बेटर सूटेड टू सर्वाइव, दे आर बेटर सूटेड टू क्या कहते हैं लिव, और उन्हीं इंडिविजुअल्स को वो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है, ठीक है। सो वो एक तरह से फेवर कर रहा होता है उस स्पीशी को कि उसके जो बेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स जिनके पास वो तमाम एलील्स हैं विच वुड हेल्प द इंडिविजुअल टू सर्वाइव, ऐसे इंडिविजुअल्स आगे बढ़े, वैसे इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर सकें। और वो इंडिविजुअल्स जो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता करके इरेडिकेट कर देता है, ताकि ओवरऑल जो स्पीशी है उसके वही एलियंस और वही इंडिविजुअल जिंदा रहे जो कि फिट हैं टू सर्वाइव। नाउ, जब हम आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी क्या कहते हैं स्पीशीज मीट करेंगी और किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। इसकी क्लासिक एग्जांपल हम देख रहे होते हैं जो हमारे पास वो होती है फार्मिंग होती है, और फार्मिंग में जब हम कैटल्स की बात कर रहे होते हैं, तो जब ह्यूमंस वो करवाते हैं क्या कहते हैं, जब उनको क्या कहते हैं वो मेट करवा रहे होते हैं कैटल्स को, वो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवा रहे होते हैं, और वो उन्हीं कैटल्स को मेट करवा रहे होते हैं जो जिनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
विच वुड फेवर द ह्यूमंस, यानी कि जिन कैटल के पास अच्छा मीट होगा और जो कैटल्स अच्छी यील्ड दे रही होंगी मिल्क की, उनको आपस में आप बस मीट कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। भले उससे उस कैटल को नुकसान हो रहा है, भले उससे उस कैटल की पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है नेगेटिवली, वी डोंट केयर, एज लॉन्ग एज एन एनिमल इज डिलीवरिंग इट्स पर्पस फॉर द ह्यूमन काइंड, we are good to go. We don't care about the animal. We don't care about that species. We only care about what benefit it is giving to the humankind. बट जब नेचर सेलेक्ट करता है, नेचर ये नहीं देखता कि नेचर क्या देखता है, नेचर ये देखता है कि उस स्पीशी के कौन से इंडिविजुअल्स क्या कहते हैं इस काबिल हैं जो सरवाइव कर पाए, जो सरवाइव कर सकते हैं वो ही आगे बढ़े ना, जिनको एडवांटेज है, जिनके पास क्या कहते हैं ग्रेटर फिटनेस है, दे शुड सर्वाइव। तो वो स्पीशी को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट करता है। ह्यूमंस क्या कहते हैं, स्पीशी के बेनिफिट को नहीं देख रहे होते, स्पीशी के सर्वाइवल चांसेस को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने मफाद की बात कर रहे होते हैं कि उनको किस स्पीशी से फायदा मिल रहा है, बस वो ही आगे बढ़नी चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग दिस? एनी क्वेश्चंस? यस, ह्यूमंस ऑन टॉप ऑफ फूड चेन, वेरी जालिम वी आर। एंड हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन में मिसाल इनब्रीडिंग हो भी नहीं रही होती, बिकॉज अगेन यहाँ पर भी रैंडम मीटिंग और रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास व्हाट आर द की पॉइंटर्स ऑफ योर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, बल्कि इसकी मैंने डायग्राम सेव की थी, लेट मी फॉर दैट। यस, जिनको ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनकी मीटिंग को ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, सो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या थी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी दैट इन ईच जनरेशन पॉपुलेशंस प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन देयर आर अडल्ट्स, यानी कि ओवर प्रोड्यूस कर रही होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज, यानी कि जो पॉपुलेशन साइज है वो इसके बावजूद भी स्टेबल रहता है। Why is that so? Because हमारे पास जो फूड एंड मेनी अदर रिसोर्सेज हैं, दे आर आल्सो लिमिटेड। इन तीन फैक्टर्स की वजह से हमने ये डिड्यूस किया, ये कंक्लूड किया कि हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं विद इन अ पॉपुलेशन, दे आर कंपीटिंग फॉर दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड हमारे पास दूसरा पॉइंट हमने कैसे डिड्यूस किया, वो ऐसे डिड्यूस किया दैट इंडिविजुअल्स विद इन ऑल पॉपुलेशंस वेरी। किसी भी स्पीशी के आपके कहते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स को देखोगे तो उनमें आपको वेरिएशन दिखाई देगी। And वो जो variations हैं, they can be passed down. They are passed down. So some individuals will inherit characteristics that give them a better chance of surviving and reproducing. ये कौन से वाले individuals हैं? Advantageous alleles वाले individuals हैं। Over time, the population changes as advantageous heritable characteristics become more common generation after generation. So जब हमारे पास allele frequency change हो जाती है, उस एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज हो जाने की वजह से जो हमारे पास पॉपुलेशन में चेंज आ रहा होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम एवोल्यूशन बुला रहे होते हैं। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस फ्लो चार्ट? क्लियर? चलो, इट्स ग्रेट दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।